हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो शुरू करते हैं अपनी हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज को। आज है 20 जुलाई। 20 जुलाई में क्या क्या हेडलाइंस है वो देखते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि आप टेलीग्राम जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ और कुछ अपडेट और क्लास अपडेट्स और पीवाईक्यूज जो रिलेटेड होते हैं करंट अफेयर से, वो सारे पीवाईक्यूज मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो अब देखते हैं आज क्या क्या हेडलाइंस है। वैसे आज ज़्यादा हेडलाइंस थी नहीं, आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं यूपीएससी के लिए। जितनी भी थी देखते हैं। तो पहली तो ये है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में क्या है, सरकार को भाई हाथियों के मनोविज्ञान को समझने वाले महावत, मतलब सरकार जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसमें महावतों को शामिल करना चाह रहा है। क्यों महावतों को शामिल करना चाह रहा है? क्योंकि अब सरकार को लग रहा है कि जो महावत है वो हाथियों के मनोविज्ञान को समझने के लिए, हाथियों के जो व्यवहार है, कैसे हाथी चलते फिरते, खान पीन, ये समझने के लिए महावत काफी योग्य है। और ये बात तो सही है ना, जो स्थानीय लोग होता है, जो वहां पे रहता है, जो जानवरों के साथ रहता है, वो तो काफी समझने में योग्य होता है। तो ये चीजें हमें काफी पहले कर लेनी चाहिए, लेकिन ये बाद में हो रही है तो भी अच्छी बात है कि चलो अब हो रही है। देर से आए लेकिन सही आए। तो बात ये, और ये चीजें क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हाथी और मानव संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ गया है। इससे काफी ज्यादा हाथियों की मृत्यु हो रही है, मानवों की मृत्यु हो रही है। यहाँ पे डेटा दिया गया है, देखिए। करीबन 3,000 लोगों की मौत हुई है संघर्ष से, और उसमें 528 हाथियों की भी मौत हुई है, अप्राकृतिक मौत, ह्यूमन और एलिफेंट कन्फ्लिक्ट से। तो ये बात है। ये बाकी ये सब वही लिखा है कि हाथियों को मनोविज्ञान महावत शामिल है, ये सब जो बता दिया है। बाकी एक चीज ये याद रखिएगा कि हाथियों की संख्या की जो गणना होती है वो प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। अभी इसके पहले कब हुई थी? 2017 में। 2017 में भारत में कितने हाथी थे? 29,000 के लगभग। ठीक है। अभी 2017 के बाद 2022 में होनी थी। 2022 में कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, जो अब 2025 में यह गणना होगी, ऐसा संभावना है। मतलब जनसंख्या गणना रिपोर्ट चल रही है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है, अभी आई नहीं है। मतलब जनसंख्या चल रही है। और एक चीज इस पे क्या बाकी ये बता दिया। और ये प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, 1992 में शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था? मानव और जो हाथियों के बीच संघर्ष चल रहा है उसको कम करने के लिए, जो हाथियों के लिए कॉरिडोर बनाने के लिए, हाथियों के लिए व्यवस्थित उनके ग्रह बनाने के लिए तो इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किया, इसी प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत ही भारत में लगभग 33 हाथी रिजर्व बन गए हैं अभी। ये अच्छी बात है। और लगभग 16 राज्यों में है ये। कौन कौन से 16 राज्य हैं जिन्हें एलिफेंट स्टेट भी कहते हैं? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय में, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल। ये एलिफेंट स्टेट है। इन एलिफेंट स्टेटों में 33 एलिफेंट रिजर्व है, ये याद रखिएगा। बाकी एलिफेंट रिजर्व की जो मैपिंग होगी वो हम प्रीलिम्स के टाइम पे करेंगे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। बाकी ये प्रोजेक्ट याद रखिएगा, और ये महावत वाला और ये जनसंख्या वाला, क्योंकि अब जनसंख्या के आंकड़े कभी भी आ सकते हैं। बाकी जब आएंगे तो उस पर बात करेंगे। ये एक रिसर्च है अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च है। इसमें क्या बताया गया है कि जो खाद्य पदार्थ विश्व में काफी ज्यादा अपशिष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। कैसे खराब हो जाता है ये देखिए, इन्होंने डेटा दिया है कि विश्व में लगभग 1.05 अरब टन खाद्यान्न खराब हो जाता है, जो कि कुल खाद्यान्न का 17% है। काफी बड़ा नंबर है। अभी हम कुछ दिन पहले यूनिप की एक रिपोर्ट की बात कर रहे थे, वर्ल्ड फूड इंडेक्स फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। उसमें हमने बताया था कि भारत में लगभग 78 मिलियन टन फूड वेस्ट होता है, जो कि टोटल का लगभग 25% है। ये एक बड़ा डाटा है। तो ये इससे क्या नुकसान हो रहा है, दो चीज बताई गई। एक तो इकोनॉमी में नुकसान हो रहा है, समाज के स्तर पर नुकसान होना है कि बहुत लोगों को खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और यहाँ फूड वेस्ट हो रहा है, ये नुकसान है। और दूसरा क्या नुकसान है, इकोनॉमी में नुकसान। स्वाभाविक सी बात है, इतना फूड हम अगर उसको प्रोसेसिंग करके या फिर कुछ और करके बनाते तो काफी ज्यादा इकोनॉमी में बेनिफिट होता। ये 17% वेस्ट हो रहा है ना। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान बताया गया है, जैसे हमें पता है कि जो जो भी धान वान के खेत होते हैं या फिर फूड जब वेस्ट होता है उससे किस विभिन्न तरह की गैस निकलती है, तो उससे पता है कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें 8 से 10% का योगदान फूड वेस्ट जो होता है वो करता है। 8 से 10% का जो ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन है वो फूड वेस्ट करता है। मतलब फूड वेस्ट होने के कितने ज्यादा नुकसान है ये देखिए। एक तो इकोनॉमी का है, समाज का है, पर्यावरण का है, तो इसके लिए बताया गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्लास्टिक प्रदूषण हो ही रहा है, ये सबको पता है प्लास्टिक प्रदूषण कितना ज़्यादा फैल रहा है। तो इन्होंने अमेरिका में जो रिसर्च किया, उन्होंने ये कहा है कि जो फूड वेस्ट हो रहा है इतना ज़्यादा, क्यों ना हम इससे रिन्यूएबल वाला प्लास्टिक बना ले, जो पुनर्चक्रण हो सके। वो प्लास्टिक बनाने के लिए शोध चला है। तो उन्होंने बोला बनाया जा सकता है। फिर इन्होंने क्या क्या इंग्रीडिएंट होना चाहिए, रसायन क्या क्या ये होना चाहिए, ये लैक्टिक एसिड और ये
पॉलीहाइड्रिक एसिड, ये सारी चीज़ का उपयोग करके बनाया जा सकता है, किण्वन करके ये सब। तो ये बनाने की प्रोसेस हो, ये सब अपने को उतना काम नहीं, अपने लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है, इसको याद रखना है कि इतना फूड वेस्ट होता है, इससे इतना पर्यावरण प्रदूषण होता है, और इससे ये रिसर्च अमेरिका की चल रही है जिससे फूड वेस्ट से प्लास्टिक बनाया जा सकता है, पुनर्उत्पादन वाली प्लास्टिक, मतलब रिन्यूएबल वाली। ये हो गया, इसको देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। बाकी अब आते हैं इसमें, ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको कंप्लीट लाइन टू लाइन सबको पढ़ना है। सबको क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये जो सर हैं, ये ये इनका नाम है जस्टिस वी एन कृष्णन। ये रिटायर्ड जज है, जस्टिस वी एन कृष्णन। इन्होंने काफ़ी काम किया, मतलब काफ़ी रिपोर्ट्स में चर्चा की। जैसे जो मुंबई अटैक 26/11 हुआ था, उसकी जो रिपोर्ट तैयार की थी उन्होंने, इन्हीं ने ही तैयार की थी। और जो अभी अपना एक्ट है डीपीडीपी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 वाला, उस उनका ड्राफ्ट इन्होंने ही तैयार किया है। तो अभी इसमें जो इस आर्टिकल में चर्चा हुई है, वो इसी में चर्चा हुई है, डीपीडीपी एक्ट। तो ये मैडम ने, रोमिनी घोष मैडम ने इंटरव्यू लिया इन सर का, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। तो इसलिए इस आर्टिकल को सबको लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है खासकर। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इतने एक्सपीरियंस होल्डर का आर्टिकल पढ़ने से। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या बताया। इन्होंने पहले तो मैडम ने पूछता है कि जो एक्ट है अपना डीपीडीपी एक्ट, तो क्या वो लेट हो गया है, क्या हम उसको लाने में लेट हो गए हैं, और जो उसके बाद जो रूल्स बनाने हैं वो उसमें लेट हो गए हैं। तो इन्होंने बोला हाँ बिल्कुल लेट तो हुए हैं, और जो उसके रूल्स बनाने हैं उसमें भी हम लेट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक्ट होता है उसके सारे प्रावधान की चर्चा होती है उसके रूल्स में, कैसे लागू होगा। और अभी तक हमारा इसका जो डीपीडीपी एक्ट है उसका रूल्स अभी तक नहीं आए गए हैं। अभी हमने यहाँ पे लिखा है सारी चीज़ें कि अभी हमने वो दिया है, रूल बनाने के लिए चर्चा करना स्टार्ट किए कि कैसे रूल्स बनाए जाएंगे। ये किसी, तो ये अभी चर्चा हुई है, लेकिन अभी रूल्स नहीं बने, ये याद रखिएगा। तो इन्होंने बोला कि हाँ हमने काफ़ी लेट हो गए, क्योंकि हमने ड्राफ्ट तो तैयार कर लिए थे 2018 में, उसके बाद 83 संशोधन हुए हैं ड्राफ्ट में। ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, यहाँ पे भी लिखी, 83 संशोधन हुए हैं। 83 संशोधन के बाद हमने ये ड्राफ्ट की चर्चा काफ़ी लोगों के साथ की है, यूरोप और काफ़ी विकसित और विकासशील राष्ट्रों के साथ। लेकिन इसी ड्राफ्ट की वजह से यूरोप यूरोप और विकसित राष्ट्र विभिन्न लोगों ने अपना पर्सनल डेटा एक्ट बना लिया, और उसे काफ़ी अच्छे से रन भी कर रहे हैं, जिसमें हम लेट हो चुके हैं। इन्होंने ये एक्सेप्ट किया, हाँ बिल्कुल हम लेट हुए हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या हम पिछड़ गए हैं, तो इन्होंने बोला हाँ हम बिल्कुल पिछड़ गए हैं। तो क्योंकि यूरोपियन यूनियन को हमने ड्राफ्ट दिया था जब दिल्ली में उन्होंने आए थे, तो उन्होंने काफ़ी यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर, ये काफ़ी जिक्र किया है। तो इन्होंने बोला लेट होने का कारण क्या है, जो विभिन्न कंपनियां जो भारत में आती हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारे कारण बताएं कि ऐसा ऐसा होगा। एक इन्होंने डाटा शील्ड का कॉन्सेप्ट दिया। डाटा शील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कोई कंपनी है जिसके पास आपका हमारा डाटा है, तो वो अपना डाटा कहाँ पे प्रोटेक्ट रखेगी, भारत में रखेगी या भारत के अब्रॉड रखेगी, बाहर रखेगी, इस पे इसकी बात कही गई है। इसमें एक विवाद है कि भारत में रखेगी तो भारत में कहाँ पे रखेगी, क्या सिस्टम है भारत में उसके लिए अवसंरचना है, संसाधन है कि नहीं है। अगर विदेश में रखेगी तो फिर उससे कितना खतरा होगा, उसको कितना कैसे सुरक्षित रखेगी कि पूरा डेटा सुरक्षित रहे, ये इस मामले में चर्चा हुई है। तो ये यहाँ का हो गया, यहाँ क्या हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं कुछ पॉइंट में। एक बार ये वाला आर्टिकल तो पढ़ना है। और एक ये अच्छी बात है कि आरटीआई वाला, तो इन्होंने बोला जो हमने ड्राफ्ट दिया था 2018 में, उसमें आरटीआई वाला ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो इसमें जो विवाद चल रहा है वो थोड़ा सा जायज़ है। ये देखिए विवाद गलत नहीं है, इन्होंने साफ कहा कि जो आरटीआई का विवाद है वो उतना गलत नहीं। क्यों? क्योंकि आरटीआई वाले में क्या कहा है कि अगर अब आप आरटीआई मांगते हैं, डीपी डीपी एक्ट आने के बाद अगर आप आरटीआई मांगते हैं, तो आपको ये बताना होगा कि मैं आरटीआई क्यों मांग रहा हूँ। भाई मेरा जानने का अधिकार है, मैं क्यों बताऊँ मैं किस लिए आरटीआई लगा रहा हूँ। तो इन्होंने बोला ये थोड़ा सा जायज़ है। क्यों? और इन्होंने कहा कि हमने ड्राफ्ट में शामिल भी नहीं किया था, और इससे बाकी चीज़ें बताई गई हैं। और ये इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे कि जो डीपीडीपी है एक्ट है, उससे लोगों को कितना ज़्यादा आशंका हो रही है, उसके लिए पब्लिक को कैसे जागरूक किया जाए, पब्लिक इसमें सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इन्होंने बोला कि हाँ पब्लिक को डर है। डर किस बात का है? उन्हें डर है कि उनके बैंक अकाउंट के खाते चले जाएंगे, उनके उनके जो पर्सनल डेटा है, जैसे बैंक में कितना पैसा है, क्या लोगों को, ज़्यादातर आम आदमी उनको फाइनेंशियल ही डर है कि मेरे खाते में पैसे चोरी हो जाएंगे, ये सब। तो इन्होंने बोला सरकार को जनता से टॉक करना चाहिए, बात एक संवाद स्थापित करना चाहिए कि ये ऐसा अधिनियम नहीं है, अधिनियम नहीं कि किसी के पर्सनल पर्सनल चीज़ें हमारे पास आएंगी। इससे पर्सनल चीज़ें आएंगी जरूर, लेकिन वो प्रोटेक्ट रहेंगी। तो उन्होंने बोला जनता से संवाद करके जनता को समझाना चाहिए, उदाहरण देके इन्होंने बताया है। तो इसे एक बार आप लोग पढ़ ही लीजिएगा, अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़िएगा, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा तो सजेशंस रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, आज ज़्यादा थे नहीं आर्टिकल्स, तो इतना ही था।
और वही बताना चाहूँगा, ये पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर चीज़ें पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।